नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ को 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी ने सीसी रोड, बाईपास समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सई नदी पर नए पुल का निर्माण होगा। चिलबिला से जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। विपक्षियों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 9 साल में नए भारत का निर्माण हुआ है। को समाप्त करते हुए रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और तब प्रतापगढ़ से अयोध्या की दूरी 4 लेन की कनेक्टिविटी को देने के लिए आप स्वयं माननीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। और उसके अगले वर्ष 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ होगा। तो भव्य और दिव्य कुंभ के लिए यहां से फिर प्रयागराज और प्रयागराज से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी यह मार्ग आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से आज माननीय गडकरी जी का आगमन प्रतापगढ़ में हुआ। हमारे पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से आज वातावरण निर्माण हुआ है वो निश्चित रूप से देश के लिए एक अभिमान का विषय है। मैं इस यशस्वी कार्य के लिए देश की जनता की ओर से आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो वहीं श्रावस्ती में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। जनसभा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए 2024 के चुनावों में बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उनकी उपलब्धियों को लेकर हमारे कार्यकर्ता देश भर में घर घर जा रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मोदी जी और योगी जी दोनों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, जन सेवा और कल्याण से भरा हुआ है, विकास से भरा हुआ है। तो वहीं वाराणसी में G20 की बैठक चल रही है। चुनावी तैयारी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली और अमेठी के दौरे किए हैं। साथ ही विकास परियोजनाओं को लेकर हमारे संवाददाता पवन ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका जनता टीवी में। आज आप सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं, तो पहले तो आपने जो 1200 करोड़ रुपए उसके बारे में बता दीजिए, क्या खर्च। देखिए, हमारा पीने से लेके रामपुर तिराहे के पास तक का 11 किलोमीटर का बाईपास बना है। ये नेशनल हाईवे पानीपत खटीमा का हिस्सा है, 11 किलोमीटर है और 1200 करोड़ का है। तो इससे जो हरियाणा से आने वाला जितना भी ट्रैफिक है जो ऋषिकेश हरिद्वार जाता है वो बाईपास से होता है, वहाँ जाएगा। यहाँ से शहर के अंदर कंजेशन बेसिकली खत्म होगा। और अब आप कह सकते हैं पूरे मुजफ्फरनगर की आउटर रिंग रोड तैयार हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, पूरी आउटर रिंग रोड नेशनल हाईवे ने तैयार की। आपने बताया कि प्रदेश में ऐसी आज तक आउटर रिंग और बाईपास नहीं बनी। हाँ, कभी कोई ऐसा शहर मेरी नज़रों में तो है नहीं जहाँ चारों तरफ आउटर रिंग रोड भारत सरकार के नेशनल हाईवे विभाग ने बनवाया हो। तो हमारा काम पूरा हो चुका है। ऐसा बाईपास है, आप स्वयं घूम का है तो आप नहीं कह सकते कि शायद मुजफ्फरनगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना है बाईपास। सर, काउ सेंचुरी की बात करें, देखिए तैयारी जोरों पे है, काम चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 से ढाई महीने में काम पूरा हो जाएगा और जो बेसहारा है, आवारा पशु किसान को परेशान कर रहे हैं वो सब यहाँ जाएंगे। सर, छोटे छोटे 2 सवाल मेरे हो रहे हैं आपसे। G20 की बनारस में बैठक होने वाली है, उत्तर प्रदेश को कितना फायदा पहुंचेगा। देखिए, जब बाहर से लोग आते हैं, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो निश्चित रूप से सबको अच्छा लगता है कि मैं भी चाहता हूँ लोग मुजफ्फरनगर आए, हमारा देखें। हम एक काउ सेंचुरी बना रहे तो हम आज यही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे बाहर से लोग यहाँ आएंगे,
कैसे लोग यहाँ छुट्टी मनाने भी आएंगे, अपने बच्चों को काउ सेंचुरी दिखाने के लेंगे, क्या क्या अलग एक्सपेरिमेंट, तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, ब्रांड बनेगी, ब्रांड इमेज। सर एक सवाल और है मेरे साथ। स्मृति ईरानी जी अमेठी की सांसद है, अब लगातार रायबरेली में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। 2024 में क्या लगता है कि सोनिया गांधी जी जो 2 बार रायबरेली की सांसद रह चुकी है, ये सीट बीजेपी के खाते में आएगी? देखिए वो तो पता नहीं, पर स्मृति ईरानी जी राष्ट्रीय नेता हैं। अगर उड़ीसा में चुनाव होगा तो स्मृति जी जाएंगी, रायबरेली तो उनके पड़ोस में है। शायद ही देश में कोई ऐसा प्रदेश होगा जहाँ चुनाव स्मृति जी चुनाव प्रचार में ना जाए। चलिए, हमारे साथ संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री मौजूद थे, लगातार सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। पहले हाईवे 1200 करोड़ रुपए का जो नेशनल हाईवे बन रहा है, बाईपास रिंग रोड, उसके बाद काव सेंचुरी जहाँ हजारों गाय जो सड़कों पर आवारा घूमती है उनको लेकर उनकी काव सेंचुरी बन रही है। उसके बाद लगातार निरीक्षण करते हुए आज काव सेंचुरी पर पहुंचे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर को लेकर सूत्रों के हवाले से आज बड़ी खबर सामने आई। दरअसल अगले साल जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में रामलला को नए मंदिर में विराजमान किया जा सकता है। जनवरी के तीसरे सप्ताह की कई तिथियां निवेदन पत्र के साथ भेजी गई हैं। 7 ज्योतिषाचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकलवाई गई हैं। रामलला के मंदिर में विराजमान होने पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदिर की छत का काम भी लगभग 80% पूरा हो चुका है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची। साध्वी निरंजन ने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए साध्वी ज्योति ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा। मध्य प्रदेश का चुनाव आते ही राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, धोती पहनना नहीं आता, मंदिर में जाते हैं। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी नर्मदा जी में पूजा की है, अच्छी बात है। कम से कम मोदी जी ने भारत के उन लोगों को पूजा करना तो सिखा दिया जो पूजा पद्धति में विश्वास करने वालों को सांप्रदायिक कहते थे। कम से कम उनमें नर्मदा मैया में माँ तो नज़र आने लगी, भले ही राजनीतिक दृष्टि से सही, क्योंकि इसको तो मैं राजनीतिक ही कह सकती हूँ। यदि सचमुच में नर्मदा जी में आस्था होती तो कभी जाकर के भेड़ा घाट जाती, कभी जबलपुर जाती, कभी कुछ करती जाकर के। संत कबीर नगर में जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2 जुलाई को अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती है और जिसमें बड़ी संख्या में संत कबीर नगर से कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस गति से विकास के कार्य हुए हैं, सुशासन कायम हुआ है, यही कारण है कि एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के गठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया है। विपक्ष पूरी तरीके से निराश है, उनके हौसले पस्त हैं और इसलिए उनके पास जब कहने को कुछ है नहीं तो वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन में कायम है और आने वाले 2024 के चुनाव में भी इस देश के अंदर पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने। तो वहीं कनाडा के टोरंटो में कथावाचक देवकीनंदन महाराज भागवत कथा करने पहुंचे हैं और वहां पर विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख नेता और कनाडा के अगले प्रधानमंत्री माने जा रहे पियरे पोइलेवेरे ने देवकीनंदन ठाकुर का जोरदार स्वागत किया है। कथा के दौरान हिंदी और हिंदू समुदाय को शांति सद्भाव का प्रतीक बताते हुए पोइलेवेरे ने कनाडा को सभी के लिए समान अवसर और सम्मान प्रदान करने वाला देश बताया। इस दौरान देवकीनंदन ने कनाडा में भारतीय छात्रों के हितों का मामला भी उनके सामने रखा। देवकीनंदन महाराज ने अप्रवासी भारतीयों को देश का प्रतिनिधि बताते हुए पूरे विश्व में भारत का नाम और सम्मान ऊंचा करने की सीख दी।
तो वहीं भारतीय रेलवे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए शानदार पैकेज लेकर आया है। श्रद्धालु जून के महीने में धार्मिक यात्रा पर जाना है तो उनके लिए यह पैकेज बहुत सस्ता और किफायती है। भारतीय रेलवे टूरिज्म ट्रेनों से आपको 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा। 9 रातों और 10 दिन के इस टूर पैकेज में भारत गौरव ट्रेन से यात्रा का मौका मिलेगा। यात्रा की शुरुआत यूपी के गोरखपुर से होगी। स्टैंडर्ड क्लास के लिए यात्रियों पर प्रति सीट 3,668 रुपए का खर्च होगा, तो वहीं इकोनॉमी क्लास के लिए प्रति व्यक्ति 1,866 रुपए लगेंगे। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन योजना है। इसके माध्यम से रेलवे जो है यात्रियों को लगातार अलग अलग जगहों की यात्रा कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसको लोग देख सकें, समझ सकें, जो संस्कृति है उसको समझ सकें। और इसको लेकर अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक यात्रा साउथ इंडिया के लिए चलाई थी, जो IRCTC के साथ एक यात्रा की गई थी। अभी उसी तरह की एक 7 ज्योतिर्लिंग्स की यात्रा प्लान की गई है और ये भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से की जाएगी। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज की 2 बेटियों ने शतरंज के खेल में प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है। नेपाल में हुए इस चैंपियनशिप में 12 साल की अनुप्रिया ने प्रथम स्थान हासिल किया, तो वहीं अंडर 16 में प्रिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। हमारे संवाददाता SM आमिर ने दोनों खिलाड़ियों से बातचीत की सुनी। की 2 ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल की बेटियों को हराकर प्रयागराज की बेटियों ने नाम रोशन किया है। पहली बेटी है जो कि अनुप्रिया और दूसरी प्रिया। प्रिया की एज 15 साल है और अनुप्रिया की मात्र 6 साल है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जाए कि गॉड गिफ्टेड है, इनको किसी ने अभी तक कोचिंग नहीं दी है। घर में लूडो की तरह ये चेस खेलती थी और चेस चैम्पियनशिप में इन्होंने जीत हासिल की है, वो भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में। हम बात करेंगे उनके पेरेंट्स से और फिर हम बात करेंगे प्रिया और अनुप्रिया से। ये बताइए, आपकी बेटियाँ आज इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीत के आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में तो स्टार्टिंग में लोग ठीक ठाक खेल रहे थे, उसके बाद तो इतना बढ़िया खेलने लगे। बड़ी बच्ची अच्छे से खेल रही थी पहले से, उसको देखा छोटी वाली बच्ची भी अच्छे से खेलने लगी और छोटी वाली तो बहुत अच्छा खेल रही इस समय। और हम बात करते हैं प्रिया से। प्रिया, ये बताइए, इतनी कम एज में आपने टॉप भी किया पिछले साल एग्जाम्स में CBSE में, और इस बार आप चेस में इंटरनेशनल जीत के आई हैं नेपाल से, कैसा लग रहा है? किस तरह से आपको सीख मिली है और किस तरह से आपने चेस को सीखा और आज यहाँ तक पहुँचे? मैंने चेस तो पापा से सीखा था। पापा के साथ घर में खेलते खेलते मैंने सीखा। उसके बाद पता चला टूर्नामेंट्स के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट में जब सिलेक्शन हुआ तो स्टेट, फिर नेशनल, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गया मेरा लेवल। कोई कोचिंग आपने किसी से ली है इसके बारे में? अभी तक कोई ऐसे प्रोफेशनल कोचिंग तो नहीं ली है। थोड़ा बहुत अगर कोई गाइड कर देता है तो उससे मतलब कि हो जाता है मेरा। विदेश गई थी आप, हरा के आई हैं, कैसा लग रहा है? अपने देश का नाम रोशन किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए, हम एक और बेटी हैं, उनकी छोटी बहन है अनुप्रिया, 6 साल की हैं। ये बताइए, आपने चैंपियनशिप जीती है और नेपाल की बेटियों को हरा के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किससे सीखा था आपने? सबसे पहले तो मम्मी ने दीदी से सीखा था, क्योंकि मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा ही फॉलो करती थी, तो इसलिए मम्मी ने मुझको सिखाया था। लगभग जिस दिन मुझको मम्मी को जो सिखाना रहता है तो वो उसके पहले दिन दीदी से सीख लेती थी। अच्छा, मम्मी सीख लेती? हाँ हाँ, तो बेसिक्स चेस की सीख लेती थी। तो उसके बाद में फिर कि जैसे पीस के नाम हुए मम्मी ये सिखाती थी, कैसे चलते हैं पीस को ये सिखाई। जब ये समझ में आने लगा तो पापा ने फिर मुझको सिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अनुप्रिया और प्रिया की मम्मी, उनसे बात करेंगे। आपकी बेटियों ने नाम रोशन किया है, कहा जाता है हमेशा बेटियों को पीछे देखा जाता था, मगर इस तरह के कदम हुए, कैसा लग रहा है? आप भी किसी की बेटी? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है और एक बेटी के तौर पे भी हमने अपने माँ बाप का जो नाम रोशन किया है, तो मेरी बेटियाँ उससे कहीं मुझसे बढ़ करके कहीं आगे हैं। और एक समाज के लिए भी एक मतलब सीख है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती, बस उन्हें थोड़ा सा अगर हम गाइड कर दें, उन्हें भी अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो किसी से कम नहीं है। वो जिस मंजिल को पाना चाहती हैं वो ज़रूर पा सकती है और अपने साथ साथ माँ बाप के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं।
आपने ये थे अनुप्रिया और प्रिया की मम्मी और उनके फादर यहाँ पर कोचिंग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, जिसके लिए प्रोफेशनल कोचिंग नहीं लिए, घर से ही बच्चों ने माता पिता से चेस सीखा, जिसके बाद आज वे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल जीत कर आई हैं और प्रयागराज का नाम रोशन किया है। और अपने आप में परिजनों की भी खुशी है और साथ ही उनकी माँ ने मैसेज दिया है कि बेटियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए, वो लड़कों से कभी कम नहीं होती हैं। तो वहीं गोरखपुर में पुलिस ने नामी माफिया के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। जिले के टॉप 10 नामी बदमाशों की सूची में शामिल माफिया अजीत शाही के अवैध कब्जे पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। अजीत शाही पर लोगों को धमकाने और जमीन पर कब्जा करने जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई की जा रही है और किसकी जमीन है और किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, क्या है? जनपद गोरखपुर के चिन्हित माफिया एवं टॉप 10 अपराधी अजीत शाही, जो अपने आप को अजीत वीर विक्रम सिंह भी कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे नगर निगम की करीबन 25 डिसमिल जमीन है, उस पर कई वर्षों से काबिज थे। जब इनकी प्रॉपर्टी खंगाली गई तब उनसे पता चला कि ये जमीन इन्होंने कब्जा रखी है। नगर निगम से पत्राचार पर नगर निगम को ज्ञात हुआ ये उनकी 25 डिसमिल जमीन है, इन्होंने कब्जा कर रखी थी। नगर निगम ने अपने 2 जेसीबी के माध्यम से इस कब्जे को आज हटाया जा रहा है। उनके द्वारा इसमें एक अभियोग भी पंजीकृत कराया जा रहा है। उसके साथ साथ यह करीबन 50-60 करोड़ की जमीन है। आजमगढ़ के गांव तेवड़ा खास में दिल दहलाने वाला मामला आया, जहां पति ने पत्नी का फावड़े से निर्मम तरीके से हत्या कर दी और इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आज सुबह थाना तरवा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टड़वा खास में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल एसओ तरवा, सीओ लालगंज और एसपी सिटी को मौके पर भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभियुक्त अभी मौके से फरार है। जो मृतका हैं उनके परिजनों से संपर्क किया गया है, उनसे तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज करते हुए अतिशीघ्र इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। फील्ड यूनिट को भी साक्ष्य संकलन के लिए मौके पर भेजा गया है। जो भी आगे की कार्रवाई है, विवेचनात्मक कार्रवाई है, साइंटिफिक तरीके से एसओ तरवा और उनकी टीम के द्वारा की जाएगी।